हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। गाइस, लास्ट क्लास की बात करूँ तो अपन वहाँ एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने कहा दो एप्लीकेशन कवर करी थी। फर्स्ट था बॉन्ड ऑर्डर एंड सेकंड था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स में हम वहाँ कार्बोकेटाइन पढ़ चुके थे। आज क्लास इंटरमीडिएट से शुरू होगी, कार्बोकेटाइन से आगे शुरू होगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे साथ और भी लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए वो जुड़ सकें। सो गाइस, प्लीज़ शेयर द वीडियो। ओके गाइस, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की, जिसमें अपन लोगों ने बॉन्ड ऑर्डर कवर कर चुके हैं। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स की बात चल रही थी। स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट्स को तीन तरह से मैंने डिवाइड किया था। इट्स कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनायन, राइट। सो आज हम जो लास्ट क्लास थी उससे आगे के शुरू करेंगे। ओके गाइस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन अपना हो चुका था लास्ट वाले क्लास में। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की बात करते हैं अब अपन। तो कार्ब एनायन की आप बात करते हो तो यहाँ पे मैं टाइप फर्स्ट लेके चल रही हूँ कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। हम बेसिकली रेजोनेंस टर्म ही यूज़ करेंगे जितनी भी एप्लीकेशन है। मतलब सीधी सी बात ये होती है कि गाइस, जिसकी आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ना, आप उसकी बुराई नहीं कर सकते या आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी हमारा मेजर टॉपिक है रेजोनेंस की, अपन एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ को हमें रेजोनेंस से लेकर ही चलना पड़ेगा। सो हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रेजोनेंस की। और रेजोनेंस इंक्रीज होगा तभी स्टेबिलिटी भी उसकी इंक्रीज होगी। अब आप लोगों के मन में ये भी बात आ रही होगी कि मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि जबकि मैंने पिछली दोनों इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटाइन में ले लो चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्लूड किया था। सो यहाँ पे मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आप लोग एक सेकेंड के लिए आप सोचिए कि मैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों इंक्लूड करूँगी। क्योंकि जब माइनस चार्ज आ रहा है, कार्ब एनायन यानी कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, और माइनस चार्ज का मतलब ही यही होता है कि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे। माइनस चार्ज ले लूँ, आप लोन पेयर ले लो, आप डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले लो, जब तक ये है तब तक रेजोनेंस होगा ही होगा उस पूरे सिस्टम के अंदर। वो नहीं होते हैं तब अपन हाइपर कॉन्जुगेशन लेके चलते हैं, या हाइपर कॉन्जुगेशन से अल्फा एच निकालते हैं, या उसके बाद में हम इंटरमीडिएट्स को लेकर चलते हैं। तो जब तक अपने पास रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, अपन हाइपर कॉन्जुगेशन की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। सो कार्बन एनायन के स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आए कि कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी कैसे कंट्रोल होती है, कैसे इंक्रीज होती है या कैसे डिक्रीज होती है। बात करूँ फर्स्ट एग्जांपल की, आप लोगों के सामने दिख रहा होगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर मैंने माइनस चार्ज दिया। अब माइनस चार्ज का मतलब क्या होता है, माइनस चार्ज क्या करेगा, माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, या तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है जो उस माइनस चार्ज को स्टेबल कर रहा है। पर यहाँ माइनस चार्ज कैसे स्टेबल हो रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज आप लोगों का स्टेबल हो रहा है डबल बॉन्ड की वजह से। आप लोगों ने क्या किया, ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ इसके स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी वो क्या बनी आप लोगों के लिए, ये राइट, ये बनी। तो इसमें एक तरह से रेजोनेंस हुआ। फिर सेकेंड अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक बार ये यहाँ शिफ्ट हुआ, एक बार ये यहाँ गया, यहाँ गया तो यहाँ माइनस चार्ज आया, इस माइनस चार्ज का यहाँ शिफ्टिंग, और इस डबल बॉन्ड की यहाँ शिफ्टिंग, फिर लास्ट में माइनस चार्ज का आया यहाँ पे। तो एक तरह से दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के पास बनी। फिर अगर मैं थर्ड केस की बात करूँ, इसमें माइनस चार्ज शिफ्ट यहाँ हो रहा है, फिर ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो माइनस चार्ज यहाँ है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ यहाँ पे माइनस चार्ज के साथ, फिर माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड फिर से यहाँ शिफ्ट हुआ। अब माइनस चार्ज आप लोगों की यहाँ आया, फिर माइनस चार्ज की शिफ्टिंग हुई एंड डबल बॉन्ड की फिर से शिफ्टिंग हुई, और माइनस चार्ज यहाँ शो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों के पास तीन तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको अलग अलग मिली। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब अपन मूव कर रहे हैं अपन लेफ्ट टू राइट, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी, जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों के पास ज़्यादा मिलेगी। तो इस एग्जाम्पल में तीनों स्ट्रक्चर से स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हुई, 3 नंबर वाले की, फिर सेकेंड नंबर वाले की, एंड देन फर्स्ट नंबर वाले की। तो आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ गया,
3 to 1, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। सेम ऊपर वाली कैटेगरी है, माइनस चार्ज की शिफ्टिंग हुई और देन डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई। फिर अपन ने सेम किया, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग, यही किया हम लोगों ने। ठीक है, देन इसमें अब देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये जैसे ही माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, जो बेंजीन में जो पाई बॉन्ड्स थे अपने पास, उनकी शिफ्टिंग चालू हो गई। राइट, एक बार बता देती हूँ आप लोगों को, ऐसे उनकी क्या हो गई, शिफ्टिंग चालू हो गई। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ गई आप लोगों की। पर अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है जो कि बेंजीन के बाहर है, बट डबल बॉन्ड तो है। जैसे ये यहाँ आया माइनस चार्ज, यहाँ आया माइनस चार्ज, यहाँ आने का मतलब कौन सा हो गया आपका, यही स्ट्रक्चर आपको वापस मिल गई। तो यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वापस आप ड्रॉ करेंगे। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अब क्या है आप लोगों के पास, 4 3 2 एंड 1। जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी मॉलिक्यूल की, उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है। तो स्टेबिलिटी को अगर कार्बन एनाइन में देखना होता है तो आप उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से देख सकते हो। जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टेबिलिटी इतनी ही ज़्यादा होती है। बात करूँ थर्ड एग्जाम्पल की, थर्ड एग्जाम्पल की स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो ये है, फर्स्ट आप लोगों का ये है, सेकेंड कंपाउंड आप लोगों का ये है, और इसी में थर्ड कंपाउंड आप लोगों का ये है। थर्ड कंपाउंड आप लोगों का ये, राइट। सो अब आप लोग देखिए, आप लोगों को वैसे नहीं समझ में आ रहा होगा, या तो मोस्ट ऑफ पीपल है, आप लोगों को आ रहा होगा समझ में कि इसमें मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आप लोग देखिए, जहाँ एक बेंजीन के ऊपर अगर एक मतलब एक ही बेंजीन अगर कार्बोनाइन से लगी हुई है तो उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ जाती है। जबकि यहाँ पे दो बेंजीन लगी हुई है तो ये जो कार्बोनाइन है वो इस तरफ भी मूव हो सकता है, माइनस चार्ज इस तरफ भी रेजोनेंस में जा सकता है और इस तरफ भी रेजोनेंस में जा सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बढ़ गई। और अगर बात करूँ यहाँ पे, तो इस माइनस चार्ज का मूवमेंट 3 जगह हो सकता है। तीनों बेंजीन में अलग अलग तरीके से ये माइनस चार्ज क्या कर सकता है, ये माइनस चार्ज मूव कर सकता है तीनों बेंजीन में अलग अलग तरीके से। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ज़्यादा हो गई। सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग इसके स्ट्रक्चर इस थर्ड नंबर वाले की हुई, देन आपकी सेकेंड नंबर वाले की मिली, और देन फर्स्ट नंबर वाले की। तो अगर आप लोग इसका ऑर्डर देखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर देखोगे स्टेबिलिटी का, तो वो क्या आया, 3 2 एंड 1 आप लोगों को मिला। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइप सेकेंड की बात करूँ, जैसे वहाँ पे भी मैंने बात करी थी कि कोई भी कार्बोकेटाइन पे मैंने कोई भी ग्रुप लगा रखे थे, चाहे वो बिना ग्रुप के या ग्रुप के साथ, जैसे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, तो मैंने उसका कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड किया था अब वैसा ही स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ पे भी डिसाइड होगा कार्बोनाइन में। मैंने कोई भी कार्बोनाइन ले रखा है, बेंजाइल कार्बोनाइन, सॉरी मैंने यहाँ पे बेंजाइल कार्बोनाइन ले रखा है, ये रहा आप लोगों के सामने। मैंने यहाँ पे बेंजाइल कार्बोनाइन ले रखा है जिसमें मैंने कोई भी ग्रुप लगा रखा है, कोई भी ग्रुप है। अब वो ग्रुप क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन, ये ग्रुप कौन सा हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेना, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, राइट। और रिलीजिंग क्या करेगा, रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन और ये अपनी तरफ लेगा इलेक्ट्रॉन। क्योंकि दो तरह के ग्रुप हो सकते हैं, या फिर सिंपल आपको कार्बोनाइन में मिल सकता है।
तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों के पास कार्ब एनाइन है। एनाइन का मतलब आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो आप लोग देना ही पसंद करोगे। आप लोग मतलब वो कंपाउंड अपने ऊपर इतना भार नहीं ले सकता है, इतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकते, नहीं रख पाएगा कार्बन अपने ऊपर। तो वो क्या करेगा, प्रेफर क्या करेगा कि मुझसे ये इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। हालांकि वो घूम फिर के उसके पास वापस कभी ना कभी आएंगे, बट थोड़ी देर के लिए तो ले। जैसे मान लीजिए आप लोग बहुत भारी सामान है, आप लोगों को बहुत बड़ा सारा पत्थर दे दिया आप लोगों को, और आप लोगों को बोले कि आप तेरे को 2 किलोमीटर उठा के आप लोगों को लेके जाना है उसको। तो आप लोग क्या करोगे कि हाँ पहले तो उठा लोगे, लेकिन एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि जब आप लोग सोचोगे कि यार थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, थोड़ा सा कोई मेरे को सहारा ही दे दे, चाहे वो 5 मिनट लेके चल ले, फिर मैं ले लूँगा। वो थक जाता है इंसान, तो ये भी थक जाता है अपने ऊपर इतनी देर तक नेगेटिव चार्ज रखे रखे। तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए होंगे, तो वो क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेंगे कुछ टाइम के लिए। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, अगर उसके पास विड्रॉइंग का, तो क्या करेंगे, वो ले लेंगे। बट अगर मान लो उसके पास रिलीजिंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, ऑलरेडी उसके पास माइनस चार्ज है, फिर उसको माइनस चार्ज और आप प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उसका मतलब क्या हो गया, पहले तो उसके पास हाथ में पत्थर है ही, आप 2-3 और लाके रख दिए कि ले भाई तू ये भी मेरे भी पकड़, तू मेरा भी लेके चल। तो तब क्या होगा, तब उसकी हालत और ख़राब हो जाएगी, वो और धीरे धीरे चलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वहाँ पे ऐड कर रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है। बट अगर ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा रखा है, ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा रखा है, तो वो अपने हिसाब से स्टेबल है। कि अब जैसे मान लो सिर्फ आपको अकेले को बोला और उस रोड पे आपको कोई नहीं दिख रहा है पत्थर, मतलब आपकी सहायता करने वाला, जो आपकी 5 मिनट के लिए सही आपकी हेल्प कर ले, तो आपको कोई भी नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करोगे, आप जैसे हो वैसे चलोगे, जैसे जैसे आपकी हिम्मत हो रही है वैसे चलोगे उस पत्थर को उठा के। तो वही चीज़ इसके साथ उतरती है, जब इसके पास कोई ग्रुप ही नहीं है, तो ये कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकता, ना तो कोई लेने वाला है ना कोई इसको देने वाला है। तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके पास लगा हुआ है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर अपन कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर अगर कोई सिंपल है तो उसकी स्टेबिलिटी नॉर्मल होती है, ना तो वो कुछ ले सकता है ना ही वो किसी को कुछ दे सकता है। बट अगर रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है कि मतलब पहले तो उसके पास माइनस है ही, पहले तो उसके पास भार है ही, आप और उसको पकड़ा रहे हो, तो उसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाती है। तो स्टेबिलिटी कैसे होती है, पहले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होंगे, देन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होंगे, और देन इलेक्ट्रॉन सिंपल एंड देन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होंगे या रिलीजिंग ग्रुप क्या होंगे, और उस पर इफेक्ट कौन से लगेंगे। तो हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहे हो। अगर आप लेने का काम कर रहे हो तो आपके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब जो भी माइनस इफेक्ट शो कर रहा है, चाहे वो माइनस आर हो, चाहे वो माइनस एच हो, चाहे वो माइनस आई हो, जो भी ये इफेक्ट शो कर रहा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो इसका मतलब मैंने जो नीचे स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रखा है उसमें माइनस आर, माइनस एच और माइनस आई क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और सिंपल को मैंने एज इट इज दिखा रखा है यहाँ पे। फिर मैंने दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब आप लोगों के मन में, कई लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि ना आर, आप लोग मैम ने बोला था कि आर अपन ऐसे देखते हैं स्टेबिलिटी की रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होता है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन और देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये मैंने ही बोला था, बिल्कुल सही बोला था, इसमें कोई गलती नहीं है। बट बात यहाँ हो रही है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बेनाइन की बात कर रहे हो आप, तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डिपेंड करती है। तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो जो कार्बन है जो माइनस चार्ज को अपने पास लेकर चल रहा था, उसके पास माइनस चार्ज वापस आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब वो थोड़ी आराम से माइनस चार्ज आएगा। जब तक 5 स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, छठे स्ट्रक्चर में उनके पास माइनस चार्ज आता है। तो जब तक वो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक तो वो संतुष्ट है कि अभी थोड़ा टाइम है, माइनस चार्ज को आने में थोड़ा टाइम है, तो वो वैसे संतुष्टि मिल जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है,
जब तक माइनस आर लग रहा है देन माइनस एच। अब ये क्या हो रहा है, माइनस एच किसका हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, आप लोगों को याद होगा मैंने स्टेबिलिटी बढ़ाई थी जब मैंने फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बताई थी, कार्बोनाइन के लिए भी बताया था और मैंने कार्बोकेटाइन में भी बताया था। और फ्री रेडिकल नहीं, फ्री कार्बोनाइन नहीं बताकर मैंने आप लोगों को लोन पेयर भी बताया था। तो बात वही है कि चाहे वो लोन पेयर ले लो, लोन पेयर में भी वही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बोनाइन की बात करूँ तो वो भी वही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पाई बॉन्ड टूट जाता है और डबल बॉन्ड में क्रिएट हो जाता है, तो वो स्टेबिलिटी ऑर्डर बढ़ता है। इसलिए फिर अपन क्या लेते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन लेते हैं। एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट सबसे लीस्ट होता है इसलिए। बट अगर मैं बात करूँ रिलीज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में, अब मैंने जस्ट इससे उल्टा कैसे कर दिया तो वो भी आप लोग जान लीजिए। इसमें जस्ट उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग अगर प्लस आर इफेक्ट लगाओगे, प्लस आर इफेक्ट यानी रिलीज करने की पॉसिबिलिटी और ज़्यादा, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है और जिसमें डबल बॉन्ड या आप कह लो कि माइनस चार्ज जाए जा रहा है या इलेक्ट्रॉन जाए जा रहे हैं उसके पास, तो वो तो बात तो वही हुई ना, उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। पर अपन को तो स्टेबिलिटी का जो भी है ऑर्डर देखना है, तो इसमें क्या हो गया, माइनस पहले आएगा, मतलब इंडक्टिव। जस्ट सिंपल, एक सिंपल सी चीज़ याद रख लीजिए, अगर कार्बोकेटाइन की बात करते हैं तो कार्बोकेटाइन में प्लस आर प्लस एच और प्लस आई आके सिंपल आता है और उसके बाद में माइनस शुरू कर देना आई एच और आर, राइट। अब यहाँ कार्ब एनाइन की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस आर माइनस एच और माइनस आई, वो जस्ट इसका उल्टा है। और सिंपल के बाद में आप क्या कर दोगे, प्लस आई प्लस एच और प्लस आर, ये इसका ऑर्डर हो जाता है स्टेबिलिटी का। तो लेफ्ट टू राइट अगर अपन मूव कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये पूरा स्टेबिलिटी का। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे मैंने लास्ट क्लास में कार्बोकेटाइन के ऊपर कुछ ग्रुप्स लगा रखे थे, अब वो ऑर्थो मेटा पैरा वो अलग अलग शो कर रहे थे, अपनी इफेक्ट्स को शो कर रहे थे, वो कैसे लग रहे हैं क्या लग रहे हैं, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर लोन पेयर या माइनस चार्ज वाला अगर कोई कंपाउंड ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस उसमें ज़रूर शो होता है, रेजोनेंस शो होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो ऑर्थो पैरा एंड मेटा तीनों में शो होता है। बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के कुछ ही एग्जाम्पल्स है जो मैंने आप लोगों को जब डिस्कशन किया था हाइपर कॉन्जुगेशन का तब बता रखे थे, और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना है। तो ये कुछ कंपाउंड्स हैं, आप लोग उसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि कैसे कैसे कौन कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है। बात करती हूँ, अगर मैं आप लोगों को एक बार के लिए हिंट दे देती हूँ, आप लोगों को ये ऑर्डर याद रखना है, इस ऑर्डर को नहीं भूलना है, राइट। अब मैं आप लोगों को हिंट देती हूँ कि आप लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो। बात करूँ, अब मैंने आप लोगों को 3 चीज़ बताई है। पहली चीज़ बताई है रेजोनेंस, सेकेंड बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे जो देखते हैं, और थर्ड चीज़ बताइए कि इंडक्टिव इफेक्ट सब में होता है। तो ये मैंने कुछ कार्बोनाइन लिए जिसमें मैंने OMe ग्रुप लगा दिया, एक बार ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार मेटा पे लगा दिया और एक बार मैंने पैरा पे लगा दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर में बोल रही हूँ, मेटा देन सिंपल देन ऑर्थो एंड देन पैरा। पैरा लीस्ट स्टेबल होता है। अब क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, अपन वो देखते हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ, एक आप लोग देखिए OMe माइनस चार्ज है, सॉरी लोन पेयर है OMe के पास, राइट। OMe के पास क्या है, आप लोगों के लोन पेयर है, राइट। अब लोन पेयर है, इसका मतलब क्या हो गया, रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन तो करेगा ही, और रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन करेगा और देगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इससे ले तो सकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्ड है। तो ये क्या करेंगे, रेजोनेंस इधर जाएगा, और इधर जाने का मतलब क्या होता है, रिलीजिंग इफेक्ट। इसलिए ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, सॉरी ये क्या करेगा, विड्रॉइंग इफेक्ट। तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, एक तो माइनस आर इफेक्ट लग रहा है रेजोनेंस की वजह से। कौन सा इफेक्ट लग रहा है, एक तो माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, और दूसरा, अब दूसरे पे चलते हैं अपन, मेटा। मेटा कभी भी रेजोनेंस शो नहीं करता है,
जबकि पैरा पे रेजोनेंस शो होता है, तो जो ऑर्थो पे शो हो रहा है वही पैरा पे होगा। सेम रेजोनेंस मैंने एक चीज़ बताई थी कि जैसे जैसे दूर जाते जाते रहते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बड़ा आर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है, छोटा है। लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा में ही डिसाइड करना होता है और वो भी रेजोनेंस डिसाइड करना होता है, तो वो सेम लगता है। चाहे वो ऑर्था ले लो, अगर आपके पास सब्सिट्यूएंट सेम जुड़ा हुआ है तो रेजोनेंस भी सेम लगा है। यहाँ सिर्फ OMe और OMe में डिसाइड कर रही हूँ। बेंजीन के ऊपर अपन ने सिचुएशन जो पॉइंट्स है वो चेंज किया, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा लिया है। तो यहाँ पे भी -r, जितना यहाँ -r लगेगा उतना ही -r यहाँ लगेगा। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो हो ही नहीं सकता है। आप लोग अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से लेके आएंगे? अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, तो ये क्या करेगा अब? अरे बाबा, अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो सकती है? देखिए यहाँ पे कार्बन है, 2 हाइड्रोजन तो इसी के पास है, इसके पास वाला कार्बन ही अल्फा हुआ। तो ऑलरेडी 1 2 3 एंड 4 बेंजीन में डबल बॉन्ड आते हैं, तो 4 कार्बन तो ये पूरा है ही। तो अल्फा हाइड्रोजन, हाइपर कॉन्जुगेशन का सवाल नहीं उठता है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ से चला गया। अब बचा क्या? इंडक्टिव इफेक्ट, जो सब में लगता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है? अगर कार्बोकेटाइन ले रहे हो आप, अगर कार्ब एनाइन ले रहे हो, चाहे फ्री रेडिकल ले रहे हो, तो उसके जितना पास होगा ना दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, उसका इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा लगता है बजाय दूर वाले के। एक चीज़ याद रखना, जितना पास होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, जितना दूर होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट कम लगेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या ले रहे हैं अपन? इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है? ज़्यादा लग रहा है, यहाँ उससे कम लग रहा है, और यहाँ क्या लग रहा है? सबसे कम लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। अब बात करते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर की। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? पिछले जो अपन ने जो स्टेबिलिटी का ये लिखा हुआ है ऑर्डर, इस वजह से इससे अपन स्टेबिलिटी कंफर्म करेंगे। तो अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप लोगों के लिए क्या है? -r, -h, -i एंड सिंपल। यही है आप लोगों के लिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब आप लोग बात कर रहे हो यहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, ये -r और ये -r क्या है? सेम है। दोनों -r क्या है आप लोगों के लिए? सेम है। तो अब आप लोग किस पे जाओगे? -i पे। -i इंडक्टिव इफेक्ट सेम है, लेकिन मेटा के थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट क्या लग रहा है आप लोगों का? ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि डोमिनेंट अब क्या कर रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। तो ये क्या करेगा? मेटा ज़्यादा शो करेगा। फिर सिंपल की वजह से कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, फिर आप लोग सिंपल रखिए। देन आप सॉरी गाइज, यहाँ माइनस नहीं है, प्लस आ रहेगा, सॉरी। देन आप क्या करेंगे? +r और +r के अकॉर्डिंग, यानी फिर किसका नंबर आएगा? इसका नंबर आएगा, और देन फिर किसका नंबर आएगा? पैरा वाले का नंबर। तो ऐसे करके आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, ऐसे करके आप ये सारे ग्रुप लगा के शो कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी। ओके गाइस, नेक्स्ट अगर अपन एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो अब एप्लीकेशन आप लोगों के पास आ रही है जो कि 3rd नंबर की एप्लीकेशन है, साइट ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन की साइट क्या होती है, कैसे डिसाइड होती है, कौन सी साइट पे प्रोटोनेशन होगा, कौन सा कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा, ये अपन लोगों को देखना होता है। तो फर्स्ट अपन ने क्या लिया है? अमाइड। अमाइड में देखनी है अपन को साइट ऑफ प्रोटोनेशन क्या होती है। तो बेसिक नेचर ऑफ अमाइड क्या शो करता है? बेसिक नेचर ऑफ अमाइड कहाँ से शो करता है, क्या शो करता है, अपन को वो देखना होगा। तो अमाइड के स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए ये है, CH3 C++ ONH2। ये क्या है? अमाइड। इसके ऊपर साइट ऑफ प्रोटोनेशन करवाना है, यानी प्रोटोन का ऐड करवाना है। प्रोटोन को अपन को क्या करना है? ऐड करना है। तो प्रोटोन ऐड होगा कहाँ हो सकता है? देखिए एक चीज़ देखिए, नाइट्रोजन भी अपने पास लोन पेयर लेके चलता है, और ऑक्सीजन के पास भी अपने पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, राइट। तो दोनों लोन पेयर से अपने पास जो भी प्रोटोन है उसका एडिशन हो सकता है आराम से। तो एक बार अपन ने ऑक्सीजन के ऊपर करा के देख लिया, और एक बार अपन ने क्या करा? नाइट्रोजन के ऊपर करा के देख लिया। ये अपने ऊपर है। एक बार पॉसिबिलिटी मान सकती हो सकता है ऑक्सीजन पे हो, और हो सकता है आप लोगों का नाइट्रोजन पे हो। तो अपन लोगों ने क्या किया? एक बार हाइड्रोजन का एडिशन क्या करवाया? ऑक्सीजन के ऊपर करवाया, और एक बार हाइड्रोजन का एडिशन क्या करवाया? ये तो हो गया ऑक्सीजन के ऊपर आप लोगों का, और ये हो गया नाइट्रोजन के ऊपर आप लोगों का। दोनों के ऊपर अपने अपन ने एडिशन करवाया। अब अपन लोगों ने यहाँ पे क्या किया?
नाइट्रो ऑक्सीजन के ऊपर एडिशन करवाने की वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, और ये एक कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये हाइड्रोजन प्रोटोन जो ये प्रोटोन है वो अमाइड ले रहा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉन्जुगेट बेस की तरह बिहेव करेगा, और बेस लेने के बाद इससे क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, राइट। वैसे ही सेम इसने किया। अब इस बार क्या करा है इसने, नाइट्रोजन ने ले लिया, तो नाइट्रोजन एज ए किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कॉन्जुगेट एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब अपन लोगों को ये डिसाइड करना है कि मोर स्टेबल या लेस स्टेबल कौन है। तो आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो प्लस चार्ज आया है आप लोगों के लिए वो किसकी वजह से स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से। यहाँ देखिए आप लोग, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे देगा और देन ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा और आप लोगों को ये मिल जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। जबकि यहाँ की अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग सोच रहे हो ये चीज़ कि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा या डबल बॉन्ड देगा, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं रख सकता है, उसके ऊपर ऑलरेडी प्लस चार्ज है, आप और ज़्यादा प्लस चार्ज नहीं लगा सकते हो, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ नहीं हो रही है, तो इस वजह से क्या हो गया, रेजोनेंस यहाँ पे होने की वजह से क्या हो गया, ये वाली साइड क्या हो गई, मोर स्टेबल हो गई बजाय इसके। यानी जो साइट ऑफ प्रोटोनेशन है आपकी वो कौन सी हो गई, ऑक्सीजन हो गई। साइट ऑफ प्रोटोनेशन कहाँ हो गया, ऑक्सीजन मोर स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, इसलिए जब भी प्रोटोनेशन होगा तो वो कहाँ होगा, ऑक्सीजन पे होगा। नीचे मैंने मेंशन भी कर रखा है, दैट मीन्स इन अमाइड साइट ऑफ प्रोटोनेशन, इन अमाइड साइट ऑफ प्रोटोनेशन इज ऑक्सीजन। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या बोल रही हूँ। एक छोटा सा नोट है, आप लोग याद रखिएगा, एमाइड आर ऑलवेज लेस बेसिक देन एमीन्स। एमीन्स से अमाइड हमेशा लेस बेसिक होते हैं, चाहे वो एलिफेटिक ले लो चाहे वो एरोमेटिक ले लो, बिकॉज इन अमीन basicity show by nitrogen atom while amide basicity show by oxygen atom। अमीन्स की बेसिसिटी कहाँ से शो होती है, नाइट्रोजन एटम से, और अमाइड की कहाँ से शुरू शो होती है, ऑक्सीजन एटम से। इस वजह से क्या होता है, अमाइड क्या होते हैं, हमेशा लेस बेसिक होते हैं। एक सेकेंड चीज और याद रखिएगा, अमाइड आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, दो प्रकृति एक साथ शो करना, दो नेचर एक साथ शो करना। वो दो तरह का नेचर रख सकता है। जैसे अपन लोगों का नहीं होता, कभी अपन गुस्से में हो जाते हैं, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, कि कभी तो हम लोग है ना गुस्से में हो जाते हैं, कभी अपना खुशी खुशी का माहौल होता है, कभी एकदम से उदास जाते हैं, तो अपने खूब तरह के नेचर होते हैं। वैसे ये अमाइड क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, वो एक से ज़्यादा नेचर शो करता है। तो नेचर, दैट मीन्स it behaves as a weak acid as well as weak base, यानी weak acid और weak base दोनों की तरह ये क्या करता है, बिहेव करता है। अपन बेसिक नेचर पढ़ चुके हैं। बेसिक नेचर कहाँ से शो होता है, ऑक्सीजन एटम से। अब अपन बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ अमाइड। एसिडिक नेचर का मतलब क्या हो गया, ये अमाइड है आप लोगों का, राइट। यहाँ पे मैंने अमाइड ले रखा है, यहाँ पे मैंने अमाइड ले रखा है। सो अमाइड है। अब बेसिक नेचर तो कहाँ से शो किया इसने, इस ऑक्सीजन से, लेकिन एसिडिक नेचर कौन शो करेगा, ये नाइट्रोजन। अब इसके पास मैंने कोई भी एक एसिड लिया, मान लिया कोई भी मैंने एक एसिड लिया, ये एसिड क्या करेगा, इस H+ को अपने साथ लेकर जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा, यानी कॉन्जुगेट एसिड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ओके। और आप लोगों को क्या मिला यहाँ पे, H2O साथ में मिला। फिर मैंने नेक्स्ट बेस लिया आप लोगों का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे आप GR भी बोलते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शॉर्ट टर्म में आप बोलते हो। फिर ये भी क्या करेगा, सेम यही हाइड्रोजन ये लेके जाएगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, R। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक चीज़ याद रखिएगा, R के ऊपर माइनस चार्ज होता है, और जब ये माइनस चार्ज बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये क्या करता है, हमेशा H+ को लेकर जाता है अपने साथ। इससे क्या बनाएगा, NH MgX और RH बाहर निकल जाएगा। सेम ऐसा ही इसने किया।
नेक्स्ट मैंने बेस लिया RLI, RLI में भी R माइनस होता है, RLI यानी ऑर्गेनोलिथियम, RLI यानी ऑर्गेनोलिथियम। तो ये मैंने लिया, तो ये भी क्या करेगा, वही H+ लेके जाएगा और Li को अटैच करवाएगा NH के साथ। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर एमाइड कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे शो करते हैं। अब बात करती हूँ एमाइड की, अपन लोगों ने बात कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, यूरिया की। अब हम क्या बात करेंगे, यूरिया की, कि यूरिया भी सेम एमाइड जैसा ही होता है, उसमें भी वही ऑक्सीजन और वही नाइट्रोजन साइड्स होती है जो रिएक्ट कर सकती है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई यूरिया की, ये स्ट्रक्चर है यूरिया की, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर प्रेजेंट है आप लोगों के। तो ये क्या करेगा, साइट ऑफ प्रोटोनेशन करवा सकता है। एक बार अपन ने करवाया ऑक्सीजन के ऊपर और एक बार अपन ने करवाया नाइट्रोजन के ऊपर। हम लोगों ने जैसे ही साइट ऑफ प्रोटोनेशन करवाया, हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, एक बार ऑक्सीजन से लग के चला गया हाइड्रोजन और एक बार नाइट्रोजन से अटैच हो गया। अब हम लोगों ने देखा कि स्टेबिलिटी मोर स्टेबल कौन सा है, तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। यहाँ हम लोग देखें तो दो तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो या तो हो सकता है कि ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे या ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करे, यानी आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी क्या है, दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम लोग अगर बात करें कि अगर साइट ऑफ प्रोटोनेशन नाइट्रोजन पे हो रहा है, तो नाइट्रोजन स्टेबल नहीं हो सकता, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो सकते, क्योंकि अगर जैसे ही आप लोगों ने ट्राई किया, नाइट्रोजन पेंटावेलेंट हो जाएगा, जो कि लुईस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, स्टेबल नहीं है, ये नहीं बन सकता। इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि जो साइट ऑफ प्रोटोनेशन है वो कहाँ होगी, मोर स्टेबल ऑक्सीजन पे, यानी मोर स्टेबल कंपाउंड कौन सा बनेगा, जब ऑक्सीजन पे साइट ऑफ प्रोटोनेशन होगी, और लेस स्टेबल कौन सा बनेगा, जब नाइट्रोजन के ऊपर साइट ऑफ प्रोटोनेशन होगा। दैट मीन्स यूरिया ऑल्सो प्रेफर्ड साइट ऑफ प्रोटोनेशन इन ऑक्सीजन, यूरिया इज मोर बेसिक देन अमाइड। क्यों, किस लिए, कैसे कहा मैंने ये नोट, तो अब अपन इसका डिस्कशन करते हैं। आप लोगों को एक तरफ अमाइड दिख रहा होगा और एक तरफ यूरिया दिख रहा होगा, सॉरी गाइस, आप लोगों को एक तरफ यूरिया दिख रहा है और एक तरफ आप लोगों को अमाइड दिख रहा है, जो अपने अपने कॉन्जुगेट बेस में है, और इन दोनों ने क्या करा, साइट ऑफ प्रोटोनेशन करवाया, इससे ये स्ट्रक्चर बनी, ये लोग आप लोग देख चुके हो। अब मैं क्या बात कर रही हूँ, बेसिक नेचर की बात कर रही हूँ। मैंने ये बोला आप लोगों को कि यूरिया मोर बेसिक होता है अमाइड से, वो क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर के बिहाफ पे डिसाइड हो सकता है। बट ये कैसे हुआ ये समझिए। जैसे मान लीजिए आप लोग भाई बहन हो, आप लोगों के घर में आपके कजन्स हो सकते हैं, चाहे आपका रियल ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। आप लोग मान लो आप दोनों भाई बहन हो, कोई दो भाई बहन है। अब दोनों भाई बहन बहुत शरारती हैं, बहुत शरारत करते फिरते हैं, बहुत बहुत बदमाशी करते हैं। तो आप लोगों ने क्या किया, अपने घर में बहुत, मतलब आप लोगों ने क्या किया, शरारत करी, कोई बहुत बड़ी शरारत करी। यानी सबकी कैपेसिटी, सबकी टेंडेंसी अलग होती है शरारत करने की, कोई ज़्यादा करता है या कोई कम करता है। तो आप लोगों ने क्या किया, शरारत करी। अब ज़्यादा शरारत कौन करता है, कम शरारत कौन करता है, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये आप लोग ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि जिसकी डांट कम पड़ेगी वो ज़्यादा शरारत करेगा। इसका मतलब क्या हो सकता है, ये आप लोग ऐसे बोलते हो, छोटा होगा वो ज़्यादा शरारत करेगा। ऑब्वियस सी बात है, छोटे की डांट कम पड़ेगी। आप लोगों को तो ये बोल देगा कि तो आप लोग तो बड़े थे, तो आप लोग उसको नहीं डांट सकते थे, उसको नहीं समझा सकते, तो आपकी ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो जो छोटा होता है, जो बचने की कैपेसिटी रखता है, जिसको ये पता होता है कि नहीं भाई मैं अगर ये कर दूंगा तो भी मुझे कोई कुछ नहीं करेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे होती है। यूरिया ने क्या किया, जैसे ही यूरिया के ऊपर ये आया, प्रोटोन आया, ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही ये प्रोटोन आया, तो वो किससे स्टेबल है, दो तरह की रेजोनेटिंग पावर से स्टेबल है। या तो ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में दे दे या ये नाइट्रोजन रेजोनेंस में दे दो। अगर आप लोग ऐसे नहीं समझ सकते हो तो आप सीधा सा देखो, जैसे ही मैंने प्रोटोनेशन करवाने के बाद में जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करी है सामने, वो देखिए कि ये जो मैंने बॉर्डर के अंदर स्ट्रक्चर डाल रखी है दोनों की तरफ, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है आप लोगों के लिए। सेम कार्बन है, सेम ऑक्सीजन है, सेम हाइड्रोजन है, सेम नाइट्रोजन है, सेम डबल बॉन्ड्स या सिंगल बॉन्ड आप लोगों को शो है। बात करती हूँ इसके साथ कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, एक तरफ तो R ग्रुप लगा हुआ है
और एक तरफ NH2 ग्रुप लगा हुआ है। NH2 ग्रुप क्या करेगा, अपना लोन पेयर दे सकता है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर सकता है, जबकि R क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, ना तो कोई रेजोनेंस शो कर सकता है, ना कोई हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है, सिर्फ क्या शो कर सकता है, इंडक्टिव इफेक्ट। और मैं ये आप लोगों को स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ कि रेजोनेंस डोमिनेट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन के, और हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के। तो वही चीज आती है कि अगर रेजोनेंस यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, स्टेबिलिटी क्या हो गई, कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी यूरिया वाले की ज़्यादा हो गई बजाय किसके, अमाइड वाले की। और मैंने अगर स्टेबिलिटी ये ज़्यादा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉन्जुगेट बेस है उसका बेसिक नेचर भी ज़्यादा होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि यूरिया मोर स्टेबल होता है किसके, अमाइड के। अब एक छोटा सा एग्जांपल से आप लोग और समझिए, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन यहाँ पे। ये एग्जांपल लिया है मैंने कोई, जिसमें मैंने क्या किया, एक बेंजीन ली, कोई भी कंपाउंड लिया, एक बेंजीन ली, उसके एक तो उससे डायरेक्ट मैंने NH2 जोड़ दिया, राइट, और एक कोई लंबी कार्बन की चेन ली जिससे मैंने NH2 जोड़ा, ये तो मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया। एंड ये मैंने कोई कार्बन की लंबी सी चेन ली जिसको मैंने NH2 जोड़ दिया, और मैं इस पर प्रोटोनेशन करवा रही हूँ। क्या करवा रही हूँ मैं, इस पर प्रोटोनेशन करवा रही हूँ। तो एक बार मैंने इस पर ट्राई किया और एक बार मैंने इस पर ट्राई किया, दोनों तरफ मैंने ट्राई किया मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 इक्विवेलेंट अपन ने प्रोटोन लिए हैं, मैंने एक बार उस पर ट्राई किया और एक बार मैंने इस पर ट्राई किया। मुझे ये देखना है कि लेस स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल कौन सा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे प्रोटोनेशन हुआ, एक बार फर्स्ट वाले पे हुआ 3 आया, प्लस आया। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या है स्ट्रक्चर, एक बार के लिए सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना रही हूँ छोटी सी मैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया है ना NH3, वो नीचे वाली स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ये वाली चेन में ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको समझा रही हूँ कि इसमें मैंने क्या किया। ये जो NH3 है आप लोगों के लिए, अब ये डबल बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं आ सकते, ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुए माइनस चार्ज तो आ जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी पेंटावेलेंट हो जाएगी, जो कि हो ही नहीं सकती। किसकी वजह से नहीं हो सकती, लुईस ऑक्टेट रूल की वजह से। क्या कहता है, नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट, ठीक है। तो यह पेंटावेलेंट हो नहीं सकती, इसलिए रेजोनेंस खत्म। रेजोनेंस खत्म, अब अपन क्या देखते हैं, अब अपन देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये प्लस चार्ज इसके पास वाला अल्फा कार्बन तो यही हुआ, तो अल्फा कार्बन ऑलरेडी अपनी 4 वैलेंसी के पास है, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ये भी अपने रास्ते से हट गया एक तरह से। अब ना तो रेजोनेंस रहा ना हाइपर कॉन्जुगेशन रहा। अब अपन किसकी बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की। तो इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा यहाँ से यहाँ पे लगेगा, प्लस आई लगेगा। अब प्लस आई लगेगा, लेकिन एक चीज याद रखिए कि जो कार्बन इसमें प्लस आई लगा रहा है वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। अब मैंने एक चीज बताई थी, इंडक्टिव इफेक्ट की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज कैरेक्टर के। जितना ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगा, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज कैरेक्टर के। जितना ज़्यादा परसेंटेज कैरेक्टर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिड लगा रहा है, sp2 हाइब्रिड कार्बन क्या लगा रहा है, अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है। जबकि यहाँ अगर मैं नीचे वाले की बात करूँ तो अब मैंने क्या किया, ये छोटी सी चेन से मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, एक बार के लिए समझ लीजिएगा। जैसे यही ले लिया, यहीं पे आ गया, आगे बढ़ाते रहना, आप लोगों की श्रद्धा पे है, आप लोग कितनी लंबी चेन लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रोटोनेशन करवा दिया। अब ये जो कार्बन है वो कौन सा है, sp3 हाइब्रिड है। तो sp3 हाइब्रिड अपना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा बजाय sp2 हाइब्रिड के, इसलिए मोर स्टेबल कौन सा हुआ, ये वाला प्रोटोनेशन। जो इस नाइट्रोजन पे जो प्रोटोनेशन हो रहा है वो मोर स्टेबल हुआ। आई होप गाइज आप लोगों को प्रोटोनेशन समझ में आया होगा, स्टेबिलिटी डिसाइड करना आया होगा। अगर आपको बेसिक नेचर पूछे या आप लोगों को एसिडिक नेचर पूछे तो आप एक बार प्रोटोनेशन करवा के देखिए, सॉरी,
आप एक बार प्रोटोनेशन करवा के देखिए। आप उसके, अगर आप लोगों को बेसिक नेचर पूछे तो आप उसका प्रोटोनेशन करवा के देखिए, और अगर आप लोगों को एसिडिक नेचर पूछे तो उस प्रोटोन को आप निकाल के देखिए। उस निकलने के बाद में या प्रोटोनेशन होने के बाद में जो आप लोगों के पास कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी डिसाइड करिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो उसकी स्टेबिलिटी होगी वही उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच गाइज, आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी। थैंक यू गाइज।